हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। अब बढ़ते हैं आपके कंपनी लॉ के एक और बड़े चैप्टर की तरफ, चैप्टर नंबर 9, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। काफी बड़ा चैप्टर है क्योंकि सेक्शन बहुत सारे, सेक्शन 128 से लेके 138 तक हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आपका सेक्शन 128 आता है बुक्स का। बुक्स का मतलब क्या है? बुक्स का मतलब जिसमें कंपनी अपनी सेल एंड परचेजेस रिकॉर्ड करे, कितना कैश रिसीव हुआ, कितना खर्च हुआ वो रिकॉर्ड करे, कितनी एसेट्स है कितनी लाइबिलिटीज है वो रिकॉर्ड करे। और अगर आपकी कंपनी सेक्शन 148 के दायरे में आती है तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स भी आपको मेंटेन करने पड़ते हैं इफ सेक्शन 148 इज अप्लीकेबल। 148 कब अप्लीकेबल होगा? ये चैप्टर नंबर 10 में पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो कंपनी को ये बुक्स मेंटेन करनी पड़ती है, ना सिर्फ बुक्स मेंटेन करनी है बल्कि पेपर्स भी मेंटेन करने हैं। पेपर्स का मतलब क्या है? डीड्स, रजिस्टर्स, वाउचर्स एटसेट्रा, ये सब भी मेंटेन करना है, ठीक है। ध्यान रखने वाली बात है कि ये सारी बुक्स जो है ये डबल एंट्री सिस्टम पे होनी चाहिए। एक्रूअल बेस ऑफ अकाउंटिंग होना चाहिए फॉलो। कैश बेसिस पे कंपनी बुक्स मेंटेन नहीं कर सकती। और ट्रू एंड फेयर होनी चाहिए, ट्रू एंड फेयर होनी चाहिए। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की ड्यूटी बनती है कि बुक्स को ट्रू एंड फेयर मेंटेन करे। ऑडिटर आके बताएगा कि ट्रू एंड फेयर है या नहीं है। डायरेक्टर की ड्यूटी बनती है कि ट्रू एंड फेयर मेंटेन करे। क्लियर है? उसके बाद ये बुक्स रखनी कहां है? केप्ट एट रजिस्टर्ड ऑफिस, केप्ट एट रजिस्टर्ड ऑफिस। हाँ, आप अदर प्लेस पर भी रख सकते हो। 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन, ये अदर प्लेस विद इन इंडिया होना चाहिए। इंडिया से बाहर कंपनी की बुक्स नहीं जा सकती, विद इन इंडिया होना चाहिए। ओके। उसके बाद में बोर्ड रिजोल्यूशन भी पास करवाना पड़ेगा, और जिस दिन बोर्ड रिजोल्यूशन पास किया है उसके 7 दिन के अंदर अंदर आरओसी को भी इंटीमेट करना पड़ता है, विद इन 7 डेज। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि सर आपने लास्ट लेक्चर में, यानी कि जब चैप्टर नंबर 7 हम कर रहे थे तो उसमें भी कुछ ऐसा प्रोविजन था और उसमें ये लिखा होता एसआर पास करना पड़ेगा, और यहां पर आप बोर्ड रिजोल्यूशन लिख रहे हो। बेटा वो कंपनी की कंपनी की मीटिंग्स की मिनट थी, एनुअल रिटर्न थी, रजिस्टर ऑफ मेंबर था। ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, ये उनकी बात कर रहा है, ये उन बाकी डॉक्यूमेंट की बात नहीं कर रहा। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह को अगर शिफ्ट करना है तो बोर्ड रिजोल्यूशन सफिशिएंट रहता है। उसके बाद आप बुक्स चाहो तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी मेंटेन कर सकते हो। कैन बी केप्ट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, बट कुछ बेसिक कंडीशन है कि बुक्स इंडिया से बाहर एक्सेसिबल नहीं होनी चाहिए। एक्सेसिबल आउटसाइड इंडिया नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर बैकअप होना चाहिए। प्रॉपर बैकअप होना चाहिए। सेम फॉर्म में रखनी है, जैसे जिस फॉर्म में आपने बुक्स मेंटेन की है उसी फॉर्म में आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी मेंटेन करना पड़ेगा। फॉर्मेट चेंज नहीं कर सकते, ना रिकॉर्ड के साथ मैनिपुलेशन कर सकते। और इंटीमेशन टू आरओसी अबाउट कि हम कौन से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस ले रहे हैं जिससे हमारी बुक्स जो है वो एक्सेसिबल होती है, एटसेट्रा। ये सब बातें आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी बुक रखने के लिए अलाउ करते हैं। उसके बाद में ब्रांच रिकॉर्ड्स जो होते हैं, ब्रांच के जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो ब्रांच ऑफिस पर रखे जाते हैं। ब्रांच रिकॉर्ड्स आर केप्ट एट ब्रांच ऑफिस, ब्रांच ऑफिस। बस ये ध्यान रखना, पीरियोडिक रिटर्न जो होती है, पीरियोडिक रिटर्न जो होती है वो रजिस्टर्ड ऑफिस में भेजी जाती है। पीरियोडिक रिटर्न्स ये आपको रजिस्टर्ड ऑफिस में सबमिट करनी है, ये फाइल करनी पड़ती है, फाइल टू रजिस्टर्ड ऑफिस। ये पीरियोडिक रिटर्न का मतलब क्या है? मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है? 3 मंथ्स। आप चाहो तो मंथली भेज दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट 2 रिटर्न के बीच में मैक्सिमम गैप कितना होना चाहिए? मैक्सिमम गैप होना चाहिए 3 मंथ्स का, इससे ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए पीरियोडिक रिटर्न के अंदर। उसके बाद पॉइंट आता है बुक्स के अंदर कि इन बुक्स का इंस्पेक्शन कौन कर सकता है। बुक्स शैल बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन बाय डायरेक्टर्स।
कोई भी डायरेक्टर बुक का इंस्पेक्शन कर सकता है। बस ध्यान रखना, अगर ये बुक्स आउटसाइड इंडिया है, इफ आउटसाइड इंडिया, तो आपको कौन से फाइनेंशियल रिकॉर्ड देखने हैं, कौन सी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए, कौन से फाइनेंशियल ईयर की चाहिए, ये बात आपको किसको बतानी है, कंपनी को बतानी है। यानी कि आप डायरेक्ट ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देखने नहीं जा सकते, आपको कंपनी से रिक्वेस्ट करनी है, और कंपनी जिस दिन आपने रिक्वेस्ट की है, रिक्वेस्ट करनी है कंपनी को, और कंपनी आपको विद इन 15 डेज ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, ध्यान रखना। यानी कि आप ऐसा नहीं है सीधा प्लेन की टिकट करवाई और इंडिया से बाहर चले गए कि मैं तो इन्फॉर्मेशन देखने जा रहा हूं, क्या पता इन्फॉर्मेशन देखने जा रहा है, घूमने जा रहा है कंपनी के खर्चे पे, ठीक है ना। तो यहां पर कंपनी जो है आप उसको रिक्वेस्ट करो और हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपको सब्सिडरी कंपनी की, इफ सब्सिडरी कंपनीज बुक, अगर आपको सब्सिडरी कंपनी की बुक्स देखनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अप्रूवल बाय या अथॉरिटी बाय या अथॉराइज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कि मुझे सब्सिडरी कंपनी की बुक्स देखनी है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो अथॉराइज करेंगे, तभी आप सब्सिडरी कंपनी की बुक्स देख सकते हो, अदरवाइज नहीं देख सकते। क्लियर है? ओके। बुक्स को प्रिजर्व करके रखना होता है 8 फाइनेंशियल ईयर के लिए। प्रिजर्व या प्रिजर्वेशन पीरियड, पीरियड कितना होता है, 8 ईयर्स का, 8 फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, ध्यान रखना इसकी एक एक्सेप्शन है। अगर कंपनी का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर कर सकती है लॉन्गर पीरियड के लिए भी, कि जब तक हम नहीं कह देते तब तक आप कोई भी बुक को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, लॉन्गर पीरियड भी हो सकता है। ये बुक से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस है वो मैंने आपको बता दिए। उसके बाद आता है सेक्शन 129, यह है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो सबसे पहले ये तो पता ही होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या होती है। बैलेंस शीट होती है, P&L होता है, नोट्स टू अकाउंट्स होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, और स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी होता है। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, कैश फ्लो स्टेटमेंट ओपीसी को नहीं बनानी होती, कैश फ्लो स्टेटमेंट स्मॉल कंपनी को भी नहीं बनानी होती। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी ओपीसी को नहीं बनानी होती, क्योंकि उसमें तो मालिक ही होता है ना, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बनती नहीं है वहां पर। ओके, उसके बाद बात आती है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, सबसे पहली बात तो बेटा ये शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग होनी कंपलसरी है, शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग। हालांकि कुछ कंपनी ऐसी है जिन पे शेड्यूल 3 अप्लाई नहीं होता, एक्सेप्ट बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी एंड स्पेशल कंपनी, जिनके लिए स्पेशल एक्ट है। ठीक है, इनके ऊपर शेड्यूल 3 अप्लाई नहीं होता है। ओके, उसके बाद इनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने कंपलसरी होते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं, सेक्शन 133 में आ जाएगा। सेक्शन 133 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन बनाता है, ड्राफ्ट कौन तैयार करता है, आईसीआई, ड्राफ्टेड बाय आईसीआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद ये कहां जाता है, नाफरा के पास, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेक्शन 132 में आएगा इसके बारे में। और नाफरा इसको रेकमेंडेशन देती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट इसे नोटिफाई करती है एज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये सेक्शन 133 में दिया हुआ है। हर कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बननी चाहिए। अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करते हो, इफ डेविएशन फ्रॉम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो बेटा 3 बातें नोट्स टू अकाउंट में आपको मेंशन करनी पड़ेगी। आपने कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किया, क्या रीजन रहा, क्यों नहीं फॉलो किया, और इसका फाइनेंशियल इंपैक्ट क्या है, इसका फाइनेंशियल इंपैक्ट क्या है, ये आपको नोट्स टू अकाउंट में मेंशन करना पड़ेगा। नोट्स टू द अकाउंट्स में मेंशन करना पड़ेगा।
ओके, शेड्यूल 3 की दो डिवीजन होती है, डिवीजन 1, डिवीजन 2। इसको तो इतना डीप में करने की जरूरत नहीं है। डिवीजन 1 में आते हैं वो कंपनी जिनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने होते हैं, और डिवीजन 2 में आते हैं जिनके ऊपर इंड एस अप्लाई होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसको बनाकर कहां लेके जाना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी प्रेजेंटेड इन एजीएम। ये एजीएम में प्रेजेंट करनी होती है, ठीक बात है। अलोंग विद कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अलोंग विद कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, ओके। साथ में जाएगा एओसी, जहां पर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ गया वहां पर एओसी 1 ये फॉर्म भी जाता है, अकाउंट्स ऑफ कंपनी 1, जिसमें सैलिएंट फीचर होते हैं सब्सिडरी कंपनी के, एसोसिएट कंपनी के और जॉइंट वेंचर के। ध्यान रखना इसमें भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो होने चाहिए, प्लस में शेड्यूल 3 कंप्लाई करना जरूरी होता है। हालांकि एक्सेप्शन है कि आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड शेड्यूल 3 बोथ। देखो यहां पर क्या लिखा हुआ, दोनों। अगर आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किए, क्यों नहीं फॉलो किए? जैसे जो गवर्नमेंट कंपनी होती है बेटा, जो डिफेंस में होती है, डिफेंस सेक्टर, डिफेंस के प्रोडक्शन में होती है, ठीक है, उनको गवर्नमेंट ने एक्सेप्शन दे रखी है, प्रोवाइड किया हुआ है कि आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो इन ऐसी कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करेगी। बट अगर सिर्फ शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग इन्होंने फॉलो किया है, तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो चलेगा। यानी कि यहां पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि गवर्नमेंट ने एग्जम्पशन दे रखी है, तो सिर्फ शेड्यूल 3 फॉलो कर रहे हो तो चलेगा। और अगर आपकी जो कंपनी है सब्सिडरी कंपनी तो नहीं है, हमारी एसोसिएट कंपनी है, हाँ तो बनाओ ना। एसोसिएट कंपनी के साथ भी आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ती है। बट सर ये जो रूल है कि एसोसिएट के साथ आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, ये रूल 2014-15 के बाद आया है। तो अगर बिफोर 2014-15 मेरी सब्सिडरी कंपनी नहीं है, सिर्फ एसोसिएट कंपनी है, और अचानक से ये प्रोविजन आ गया कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ, एसोसिएट के साथ भी बनाओ, यानी कि जॉइंट वेंचर के साथ भी बनाओ, तो सर कंपनी ने तो उसकी कोई प्रिपरेशन ही नहीं कर रखी थी। तो यहां पर 1 साल के लिए उनको एग्जम्प्ट किया गया था, 2014-15 के लिए 1 साल के लिए एग्जम्प्ट किया गया था उन कंपनियों को जिनकी सब्सिडरी कंपनी नहीं है, सिर्फ एसोसिएट कंपनी है। सब्सिडरी और एसोसिएट दोनों है तो बेटा उन्होंने तो पहले ही कंसोलिडेशन की तैयारी कर रखी थी सब्सिडरी के साथ, बस एसोसिएट के साथ और ऐड कर दो। बट जिन्होंने तैयारी ही नहीं कर रखी तो उनको 1 साल की एग्जम्पशन थी। उसी तरह अगर आपकी फॉरेन सब्सिडरी है, सर हमारी इंडिया में सब्सिडरी नहीं है, ये फॉरेन सब्सिडरी है, तो फॉरेन सब्सिडरी आफ्टर 2014 अगर एस्टैब्लिश हुई है, आफ्टर 1 अप्रैल 2014 अगर कमेंस हुई है, तो उसके लिए कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनानी पड़ेगी। इसके लिए अलग प्रोविजन चलते हैं बेटा फॉरेन के लिए, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं सेक्शन 1, एक एग्जम्पशन के लिए। अब कुछ बच्चे यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं एक्सेप्शन और एग्जम्पशन में। एग्जम्पशन का मतलब है कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी नहीं है। एक्सेप्शन है कि इन कंडीशंस में नहीं बनानी, ठीक है ना। तो एग्जम्पशन में सबसे पहले एग्जम्पशन क्या आती है? 3 कंडीशन है और तीनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। आप एक होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी हो या आप पार्शली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी हो। अगर आप पार्शली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी हो और आपके मेंबर्स ने, जो मेंबर्स है, ठीक है, जिनके पास जो माइनॉरिटी है, मेंबर्स कौन? जो माइनॉरिटी है। देखो सब्सिडरी कंपनी है, पार्शली ओन्ड है, तो माइनॉरिटी कौन हुआ? जिसके पास 50% से ज्यादा वाला पोर्शन नहीं है। माइनॉरिटी जो है, माइनॉरिटी मेंबर जो है, इन्होंने एनओसी दे दी है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर ये कंपनी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाती है तो, ठीक है। एंड इसके बारे में अगर डिटेल में समझना तो डिटेल लेक्चर देखना पड़ेगा। एंड आपने जो आपकी कंपनी जो है वो लिस्टेड नहीं है, क्योंकि लिस्टेड कंपनी होती है ना तो सेबी को जाती है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपी, तो मेरी कंपनी तो लिस्टेड भी नहीं है सर। एंड आपकी जो अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी है, अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी जो है, या फिर इंटरमीडियरी जो होल्डिंग कंपनी है, इंटरमीडियरी होल्डिंग कंपनी जो है, उन्होंने
कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल की हुई है, फाइल्स कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद आरओसी, मतलब उन्होंने बनाकर फाइल कर रखी है, तो हर सब्सिडियरी कंपनी को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाकर आरओसी के पास फाइल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी ने फाइल की हुई है। ओके, उसके बाद हम आते हैं सेक्शन 129 सबसेक्शन सॉरी क्लोज ए, क्लोज भी नहीं है, सेक्शन 129 ए। स्पेशल सेक्शन बनाया गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज को, अभी आई नहीं है ये कि कौन कौन सी कंपनी है, प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज को पीरियोडिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। नॉर्मली फाइनेंशियल स्टेटमेंट साल एंड होने के बाद बनाई जाती है, लिस्टेड कंपनीज जो होती हैं उनको क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ती है। अब ये कंपनी सिर्फ लिस्टेड कंपनी के लिए था, अब ये अनलिस्टेड कंपनीज के लिए भी आने वाला है। अभी तक गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब नहीं किया है कि कौन सी कंपनी को पीरियोडिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, इसकी ऑडिट करवानी पड़ेगी और इसकी एक कॉपी किसके पास फाइल करनी पड़ेगी, आरओसी के पास विद इन 30 डेज। इसकी कॉपी किसके पास जाएगी, आरओसी के पास। अभी तक प्रिस्क्राइब नहीं हुआ है, अपने को पता होना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर आ गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कुछ कंपनीज को प्रिस्क्राइब करके, क्लास ऑफ कंपनी को प्रिस्क्राइब करके उनको पीरियोडिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए, उनकी ऑडिट करवाने के लिए और उसके बाद उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपी और ऑडिट रिपोर्ट की कॉपी आरओसी को फाइल करने के लिए कह सकती है। इट इज काइंड ऑफ लिस्टेड कंपनीज का जो एलआर होता है ना, लिमिटेड रिव्यू, ये वही है बेटा, बट अब अनलिस्टेड कंपनी के लिए भी आ गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन की कैटेगरी में आता है सेक्शन 130 एंड सेक्शन 131। सेक्शन 130 है रीओपनिंग ऑफ बुक्स और ये है रिकास्टिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बोर्ड्स रिपोर्ट। अगर इनकम टैक्स अथॉरिटी को, सेबी को, किसी भी लीगल अथॉरिटी को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, एटसेट्रा को लगता है कि जो बुक्स बनाई गई है, कंपनी ने जो बुक्स बनाई है वो फ्रॉडुलेंटली बनाई है, फ्रॉडुलेंट मैनर में बुक बनाई गई है या मिसमैनेजमेंट थी उस पीरियड के दौरान, तो ये क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, एप्लीकेशन टू एनसीएलटी। एनसीएलटी पूछेगी क्या करना चाहते हो भाई, क्या हम चाहते हैं कि आप कंपनी को ऑर्डर दो कि वो अपनी बुक्स को दोबारा ओपन करे और हम कुछ चेंजेस आपको बताते हैं, वो चेंजेस आप उनसे करवाओ। ठीक है, एप्लीकेशन किसको गई है, एनसीएलटी को गई है। एनसीएलटी नोटिस सर्व करेगी, नोटिस टू एप्लीकेंट्स जिन्होंने एप्लीकेशन फाइल की है, टू मेक रिप्रेजेंटेशन अबाउट चेंजेस, आपको क्या चेंजेस चाहिए वो बताइए। एप्लीकेंट टू मेक रिप्रेजेंटेशन ओवर चेंजेस, आपको क्या क्या चेंजेस चाहिए वो बताइए। ओके, उनकी रिप्रेजेंटेशन लेंगे, उसके बाद एनसीएलटी में पास ऑर्डर और कंपनी को डायरेक्ट करेंगी, डायरेक्ट द कंपनी टू रीओपन द बुक्स and make necessary changes। make changes, ये जो बुक्स आएंगी ये फाइनल अकाउंट्स होंगे, फाइनल अकाउंट्स होंगे। ठीक है, ओके। तो ये वाला प्रोविजन क्या है, रीकास्टिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगता है, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को लगता है कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए सेक्शन 129 को फॉलो नहीं किया, फॉर एग्जांपल हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं किया, या बोर्ड रिपोर्ट इश्यू करते हुए हमने सेक्शन 134 को कंप्लाई नहीं किया, जो कि करना चाहिए था, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को लगता है कि इससे पहले कि गवर्नमेंट को पता लगे कि हमने 129 को फॉलो नहीं किया, 134 को फॉलो नहीं किया और हमारे ऊपर पेनल्टी लगा दे, इससे पहले हम बुक्स को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऐसे कर नहीं सकते बेटा। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन देनी पड़ेगी एनसीएलटी को, एप्लीकेशन टू एनसीएलटी। इसे हम बोलते हैं वॉलंटरी रिवीजन, फॉर वॉलंटरी रिवीजन। हम अपनी मर्जी से अपनी बुक्स को क्या करना चाहते हैं, रिकास्ट करना चाहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, वॉलंटरी रिवीजन
इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बोर्ड रिपोर्ट, ये आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। ठीक है, ध्यान रखना एनसीएलटी क्या करेगी, एनसीएलटी नोटिस सर्व करेगी, नोटिस टू सेंट्रल गवर्नमेंट, सेबी अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है तो, इनकम टैक्स अथॉरिटी एटसेट्रा, टू मेक रिप्रेजेंटेशन कि भैया ये कंपनी अपने अकाउंट्स को रिवाइज करना चाहती है, आपको कोई दिक्कत है तो बताइए, टू मेक रिप्रेजेंटेशन। ओके सर दे दीजिए रिप्रेजेंटेशन, हमें क्या दिक्कत है। उसके बाद एनसीएलटी क्या करेगी, आपको ऑर्डर करेगी। ठीक है, एनसीएलटी ऑर्डर्स में अलाउ द कंपनी टू मेक चेंजेस। ध्यान रखना ये चेंजेस सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड होने चाहिए और बोर्ड रिपोर्ट में ये चेंजेस सेक्शन 134 से ही रिलेटेड होने चाहिए, इसके अलावा और कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, मेक चेंजेस। अब जिस दिन एनसीएलटी का ऑर्डर आ गया उसके 40 डेज के अंदर विद इन 14 डेज कंपनी पब्लिश करेगी, पब्लिश इन न्यूज़पेपर कि हम चेंजेस करना चाहते हैं, कौन कौन से चेंजेस करना चाहते हैं और इन चेंजेस का रीजन क्या है, ये पब्लिश करना पड़ेगा। और जिस दिन एनसीएलटी ने अप्रूव किया है उसके विद इन 30 डेज इस ऑर्डर की कॉपी के साथ रिवाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें क्या देनी पड़ेगी, आरओसी को देनी पड़ेगी। हमें रिवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपी किसको देनी है, आरओसी को देनी है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ध्यान रखना मैक्सिमम 3 साल, 3 फाइनेंशियल ईयर, मैक्सिमम 3 फाइनेंशियल ईयर की ही रिवीजन की जा सकती है और 1 साल में एक बार, वंस इन अ फाइनेंशियल ईयर। यानी कि अगर मैं 3 साल से पहले वाली बुक्स को चेंज करना चाहता हूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेंज करना चाहता हूं, बोर्ड रिपोर्ट को चेंज करना चाहता हूं, तो ये प्रोविजन नहीं लगेगा बेटा, अब तो पेनल्टी लगेगी। ठीक है, तो ये पॉइंट भी अपना हो गया। उसके बाद सेक्शन 132 आता है नाफरा के ऊपर। नाफरा नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी क्या है बेटा, भूत है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उनके लिए तो भूत है। तो सबसे पहले नाफरा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश की है, ये तो पता ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। नाफरा के अंडर हर कंपनी नहीं आती, सबसे पहले समझिए नाफरा के हम 3 पार्ट बनाते हैं। नाफरा में कौन कौन आता है, नाफरा क्या काम करेगी और नाफरा के अंडर में कौन कौन सी कंपनी आएगी। तो सबसे पहले नाफरा के अंडर में कौन कौन सी कंपनी आती है, लिस्टेड कंपनीज, चाहे वो लिस्टेड इंडिया में हो चाहे आउटसाइड इंडिया हो। अगर कंपनी लिस्टेड नहीं है, अनलिस्टेड है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, ये भी नाफरा के अंडर आ सकती है। ठीक है, अगर इसकी पेड अप कैपिटल 500 करोड़ या 500 करोड़ से ज्यादा है, या फिर टर्नओवर, और या फिर इसका टर्नओवर जो है वो 1000 करोड़ या 1000 करोड़ से ज्यादा है, या फिर इसकी जो आउटस्टैंडिंग लोन एंड बोरोइंग्स है वो 500 करोड़ या 500 करोड़ से ज्यादा है। ठीक है, तो ऐसी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी भी नाफरा के दायरे में आ जाती है। जो इंश्योरेंस कंपनी होती है और बैंकिंग कंपनी होती है वो भी नाफरा के दायरे में आती है। बेटा इंश्योरेंस कंपनी और बैंकिंग कंपनी छोटी कंपनी तो होती नहीं, तो ये भी नाफरा के दायरे में चलती है। इसमें पब्लिक का पैसा बहुत ज्यादा होता है ना, तो पब्लिक मनी को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी फिलहाल नाफरा पे भी आई हुई है। बैंकिंग कंपनीज भी इसके अंदर आ जाएगी। कोई भी ऐसी कंपनी जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेफर किया हुआ है, कंपनी रेफर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, कि भाई इसका ध्यान तुम्हें रखना है। ठीक है सर, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया तो मानेंगे। कोई भी ऐसी बॉडी कॉरपोरेट जो आउटसाइड इंडिया है, और ये जो 4 कंपनी ऊपर बताई गई, 5 कंपनी जो ऊपर बताई गई है, ये कंपनी जो है इनकी सब्सिडरी है, हैविंग सब्सिडरी कंपनी। कौन कौन सी, ये वाली, ये कंपनी इनकी सब्सिडरी है, और इनकी टोटल इनकम का एटलीस्ट 20% जो है वो इस फॉरेन कंपनी को इंडिया से आ रहा है।
तो आप भी नाफरा के दायरे में आ जाएंगे बेटा। ठीक बात है। तो सबसे पहली बात तो ये समझो कि नाफरा के दायरे में कौन कौन सी कंपनी आती है। लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का क्राइटेरिया 500 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़। इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, कंपनी रेफर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, या कोई भी ऐसी फॉरेन की कंपनी जिसकी ये सब्सिडरी कंपनी इंडिया के अंदर है और उसकी टोटल इनकम का 20% इन कंपनी से, इंडियन कंपनी से आ रहा है, तो आप भी नाफरा के दायरे में आ जाओगे। ओके, अब समझते हैं नाफरा के फंक्शन क्या है। नाफरा के फंक्शंस, तो सबसे पहला फंक्शन है प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक। जैसे मैंने बैंक वाला बताया ना भी, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक। ओके, इन्वेस्टर, क्रेडिटर्स एटसेट्रा। ओके, एस्टैब्लिश हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। यही वजह है कि जब भी आईसीआई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाती है या ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बनाती है तो पहले वो कहां जाएगा, नाफरा के पास। नाफरा चेक करेगी कि वाकई में इस स्टैंडर्ड से ऑडिटिंग की और अकाउंटिंग की क्वालिटी इंप्रूव हो रही है या नहीं हो रही है। अगर हां तो नाफरा इसको सेंट्रल गवर्नमेंट को आगे फॉरवर्ड करेगी, नहीं तो नहीं करेगी बेटा। ठीक है, उसके बाद में मेंटेन particulars of auditor, maintain particulars of auditor, of auditors of these companies। ये जो कंपनीज है ना जो नाफरा के दायरे में आती है, तो इनके ऑडिटर के पर्टिकुलर्स रखना। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को रेकमेंडेशन देना, रेकमेंडेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट ओवर एसेस एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कि इनको पास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मॉनिटर करना और एनफोर्स करना, मॉनिटर एंड एनफोर्स द कंप्लायंस ऑफ स्टैंडर्ड्स। तो नाफरा चेक करती है कि जो ऑडिटर है वो एसए और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और जो नहीं फॉलो कर रहे हैं तो उनको बुला लेंगे, आ जाओ बेटा, आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। तो ओवरसी करना, ओवरसी द क्वालिटी ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज। एटसेट्रा। तो उनको रेकमेंडेशन देना आईसीआई को, प्रोफेशनल्स को, फिर ये भी देखना कि वो रेकमेंडेशन फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये सब किसके दायरे में आता है, नाफरा के दायरे में आता है। अब आते हैं इसकी कॉम्पोजिशन के बारे में कि नाफरा के अंदर है क्या कॉम्पोजिशन। तो सबसे पहले एक चेयरपर्सन होगा बेटा, चेयरपर्सन प्लस में 15, मैक्सिमम 15 मेंबर्स, मैक्सिमम 15 मेंबर्स, पार्ट टाइम और फुल टाइम दोनों मिला के। ठीक है, पार्ट टाइम एंड फुल टाइम। ठीक है, ये सारे के सारे कौन अपॉइंट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें सेक्रेटरी भी अपॉइंट कर सकती है और अदर इंप्लॉय अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि जरूरी है तो वो भी अपॉइंट कर सकते हैं। पार्ट टाइम मेंबर कौन होंगे बेटा, प्रेसिडेंट ऑफ आईसीआई, प्रेसिडेंट ऑफ आईसीआई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट पार्ट टाइम मेंबर होगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का और ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड का चेयरमैन। ठीक है, सेबी का एक रिप्रेजेंटेटिव, आरबीआई का रिप्रेजेंटेटिव एटसेट्रा। ये कुछ बंदे हैं जो लगभग सभी बोर्ड से, एमसीए का भी एक बंदा होगा, सेबी का भी होगा, आरबीआई का भी होगा और 2 और एक्सपर्ट बंदे होंगे इसमें। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर्स है, सीएजी का भी आएगा, सब कुछ आएगा। इनके पास पावर है, नाफरा के पास पावर होती है। सबसे पहले यहां पर 1 मिनट, इनकी जो डिवीजन होंगी, ईच डिवीजन, इसका जो हेड होगा, इसका जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो होगा ये या तो चेयरपर्सन ही होगा या फिर फुल टाइम मेंबर अपॉइंटेड बाय चेयरमैन।
ठीक है, पार्ट टाइम मेंबर को किसी भी डिवीजन का हेड नहीं बनाया जा सकता। ठीक बात है सर। ये जो मेंबर बनते हैं ना, ये एक डिक्लेरेशन भी देंगे, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, कि हम इंडिपेंडेंट है और जब तक हम मेंबर है तब तक, और मेंबरशिप खत्म होने के 2 साल तक हम किसी भी ऑडिट फर्म से कोई वास्ता नहीं रखेंगे। ये एक डिक्लेरेशन देनी पड़ती है। तो ये डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी, यहां पर मैं लिख देता हूं, डिक्लेरेशन बाय मेंबर, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस बाय मेंबर्स, ओके, एंड during the membership and 2 years after the cessation of membership, हम कोई वास्ता नहीं रखेंगे किसी भी ऑडिटिंग फर्म से। ये डिक्लेरेशन देनी पड़ती है। ठीक है, हम किसी भी ऑडिटिंग फर्म से कोई भी वास्ता नहीं रखेंगे, ये डिक्लेरेशन देनी पड़ती है कि हम इंडिपेंडेंट है और मेंबरशिप के दौरान और मेंबरशिप खत्म होने के 2 साल तक हम किसी भी ऑडिटिंग फर्म से कोई वास्ता नहीं रखेंगे। क्लियर है? ओके, तो ये हो गया कॉम्पोजिशन के बारे में कि नाफरा की कॉम्पोजिशन क्या है। ओके, उसके बाद आता है कि नाफरा जो है वो काम कैसे करती है और पावर क्या है। पावर टू इन्वेस्टिगेट, पावर टू इन्वेस्टिगेट मिसकंडक्ट बाय सीए। अच्छा, सीए के पीछे पड़ गए, तभी तो मैंने कहा सीए के लिए तो भूत है ये, मिसकंडक्ट बाय सीए। तो सीए के इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान इनके पास क्वासी जुडिशियल पावर होती है, लाइक जज। क्वासी जुडिशियल मतलब लाइक जज, ये जज नहीं है बट लाइक जज पावर है। क्वासी जुडिशियल पावर्स। सर ये क्वासी जुडिशियल पावर क्या होती है? समन करके बुलाना, समन करना, कमीशन सेट करना। कमीशन सेट करना मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन सेट करना फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस और डॉक्यूमेंट्स, कि जाओ डॉक्यूमेंट वगैरह सर्च करो। प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, हमारे सामने डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करो, एटसेट्रा। ये सारी क्वासी जुडिशियल पावर होती है। तो ये सब चीजें एटसेट्रा, ये पावर है। उसके बाद ये क्या कर सकते हैं, अगर प्रूव हो गया मिसकंडक्ट तो ये डिबार कर सकते हैं, डिबारिंग सीए फ्रॉम ऑडिट, कि आप ऑडिट नहीं कर सकते 6 महीने से लेके 10 साल तक। ये डिबार करने की पावर रखते हैं। फाइन लगाना तो अलग है, ये भी पावर है। तो सर एक बात बताओ, इनकी मीटिंग भी होती है कि बिल्कुल इनकी मीटिंग्स होती है? कमेटी की मीटिंग होगी तो इनके अकाउंट्स भी बनते होंगे, बिल्कुल अकाउंट्स बनते हैं बेटा। गवर्नमेंट से ग्रांट आती है नाफरा को, और जो फाइन वगैरह कितना कलेक्ट किया, ये पैसा कहाँ खर्च हुआ, इनके अकाउंट्स भी बनते हैं। तो सर इनके अकाउंट्स बनते होंगे तो इनकी ऑडिट भी होती होगी? बिल्कुल ऑडिट होती है। हाँ, इनकी ऑडिट भी होती है। हाँ, गवर्नमेंट की भी ऑडिट होती है बेटा। तो इनके अकाउंट्स और ऑडिट जो है, अकाउंट्स कैसे मेंटेन करने, उनकी ऑडिट की जिम्मेदारी किसके पास होती है? सीएजी के पास। गवर्नमेंट की ऑडिट करने की पावर किसके पास होती है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। नाफरा जो है वो पूरे साल में कितनी मीटिंग हुई, कितना हमने काम किया, उसकी एक एनुअल रिपोर्ट बनती है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट होती है। ऑफ वर्किंग बाय नाफरा, ये ऑल अबाउट नाफरा है कि नाफरा की क्या क्या फंक्शनैलिटी है, ये सारी चीजें। सेक्शन 133 मैंने आपको पीछे बता दिया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है। ड्राफ्ट कौन तैयार करेगा? आईसीए तैयार करेगी। ड्राफ्ट किसको फॉरवर्ड किया जाएगा? नाफरा को। और नाफरा किसको रिकमेंड करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट को। और सेंट्रल गवर्नमेंट इसको ऑफिशियल गजट में नोटिफाई करेगी एज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। उसके बाद अगला सेक्शन जो आता है अपना, सेक्शन 134। सेक्शन 134 है बोर्ड रिपोर्ट का। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन साइन करेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो अप्रूव्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव कौन करेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव करेंगे। उसके बाद ये किसको दी जाएगी? गिवन टू ऑडिटर फॉर ऑडिट, गिवन टू ऑडिटर फॉर ऑडिट, कि भैया इसकी लो ऑडिट कर दो। ओके, ध्यान रखना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसको अप्रूव करे, इससे पहले इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर क्या होने चाहिए? साइंड बाय, कौन करेगा साइन? चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी।
चेयरपर्सन ऑथोराइज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ऑथोराइज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इफ एनी, क्या कोई चेयरपर्सन है कंपनी के अंदर? हाँ है, ओके है। अगर नहीं है तो एनी टू डायरेक्टर, एनी टू डायरेक्टर, कोई भी दो डायरेक्टर इसके ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अपने साइन करेंगे, इंक्लूडिंग एमडी, इंक्लूडिंग मैनेजिंग डायरेक्टर। अगर आपकी कंपनी में कोई मैनेजिंग डायरेक्टर है तो, नहीं है तो कोई भी दो डायरेक्टर, ओपीसी है तो एक डायरेक्टर, ठीक है। सेकंड बंदा कौन साइन करेगा? पहला बंदा तो चेयरपर्सन, चेयरपर्सन नहीं है तो कोई भी दो डायरेक्टर इंक्लूडिंग एमडी, एमडी नहीं है तो नॉर्मल कोई भी दो डायरेक्टर। दूसरा बंदा साइन करेगा सीईओ इफ एनी, तीसरा बंदा साइन करेगा सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर इफ एनी, और चौथा बंदा साइन करेगा कंपनी सेक्रेटरी इफ एनी। नहीं है तो नहीं साइन करेंगे। ओपीसी के केस में एक डायरेक्टर भी साइन कर देगा तो चल जाएगा, ये आपने ओपीसी के सेक्शन में पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। ओके, उसके बाद ही ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अप्रूव करते हैं, फिर ऑडिटर को दी जाएगी कि लो भैया इसकी ऑडिट कर दो। साइन जब तक नहीं करोगे ऑडिटर भी कैसे साइन ऑडिट करेगा बेटा? तो पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन होगी, उसके बाद उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव करते हैं। बोर्ड रिपोर्ट लंबा चौड़ा सेक्शन है बेटा, तो बोर्ड रिपोर्ट में क्या क्या चीजें जाती हैं? तो बोर्ड रिपोर्ट में मैं थोड़ा बहुत बता सकता हूं। एक तो वेबसाइट, सबसे पहले तो वेबसाइट बताओ जिसपे हमारी एनुअल रिटर्न पड़ी है, सेक्शन 92 वाली। ओके, पूरे साल में कितनी बोर्ड मीटिंग की, कितने फ्रॉड ऑडिटर ने डिटेक्ट किए, फ्रॉड डिटेक्टेड बाय ऑडिटर, ठीक है। उसके बाद पॉलिसीज ऑन अपॉइंटमेंट, रेम्युनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स, ओके। उसके बाद में एक्सप्लेनेशन ऑन एडवर्स कमेंट, एडवर्स कमेंट ऑफ ऑडिटर। अगर ऑडिटर ने ऑडिट रिपोर्ट पर कोई एडवर्स कमेंट किया है, कोई रिमार्क डाला है, तो उसके बारे में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को क्या कहना है। सेक्शन 186 के अंदर इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट, इंटर कंपनी बोरोइंग के बारे में। उसके बाद रिलेटेड पार्टी के साथ जो ट्रांजैक्शन हुई है उसका डिस्क्लोजर, रिलेटेड पार्टीज के साथ जो ट्रांजैक्शन हुई है उसका डिस्क्लोजर जाएगा। कंपनी के अफेयर्स के बारे में पर्टिकुलर जाएंगे, अफेयर्स ऑफ कंपनी। अफेयर्स का मतलब टर्नओवर कितना हुआ, जीपी कितना हुआ, नेट प्रॉफिट कितना हुआ। अफेयर्स ऑफ कंपनी के बारे में बताएंगे, कितनी अमाउंट रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं, कितना डिविडेंड प्रपोज कर रहे हैं, कितनी फॉरेन करेंसी इस साल खर्च की और कितनी एक्सपेंड अर्न की फॉरेन करेंसी, एटसेट्रा। ये सब पर्टिकुलर समय इसके अंदर देने पड़ते हैं बेटा, ठीक है। इसके बाद में इसमें एक पॉइंट और आता है, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, डीआरएस, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। ये थोड़ा सा मैं इंपॉर्टेंट मान सकता हूं क्योंकि छोटा है ना। अगर तुम कहो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए बोर्ड रिपोर्ट ड्राफ्ट करके दिखाओ तो मुश्किल है बेटा, क्योंकि बहुत सारे कंटेंट है। डीआरएस के ऊपर आ सकता है। डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि भैया ये काम हमने कर दिया है। क्या काम कर दिया है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को हमने कंप्लाई कर दिया है, ठीक बात है। और हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर है। हाँ ये तो करना ही था आपको। हाँ तो हम कह तो रहे हैं कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने पूरी कर दी है भाई साहब। उसके बाद हमने इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल जो है वो बना दिए हैं ताकि प्रिवेंशन हो सके, डिटेक्शन हो सके ऑफ फ्रॉड, ताकि कंप्लायंस हो सके लॉ एंड रेगुलेशन का, ताकि सेफ गार्ड रहे हमारी एसेट्स, ठीक है, ताकि हमारी कंपनी एक गोइंग कंसर्न बनी रहे, एटसेट्रा। ये सब बातें डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में लिखी हुई होती है कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ट्रू एंड फेयर बनाए रखना, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एस्टेब्लिश करना, कंप्लायंस ऑफ लॉ करना, प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ फ्रॉड, सेफ गार्ड ऑफ एसेट्स और गोइंग कंसर्न मेंटेन करके रखना। ये सब काम हमने कर दिया है, ये सेक्शन 135 के अंदर लिखा होता है, ठीक है। तो सेक्शन 135 भी अपना कंप्लीट। उसके बाद हम बढ़ते हैं सेक्शन 136 की तरफ।
सॉरी 135 की तरफ, CSR के ऊपर। सेक्शन 135 CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सबसे पहली बात तो CSR कमेटी किसको बनानी पड़ती है? मैंडेटरी टू फॉर्म या कॉन्स्टिट्यूट CSR कमेटी किसके लिए? सबसे पहले अगर आपकी कंपनी की नेटवर्थ 500 करोड़ या 500 करोड़ से ज्यादा है, या फिर आपका टर्नओवर 1000 करोड़ या 1000 करोड़ से ज्यादा है, या फिर आपका नेट प्रॉफिट जो है इस साल का वो 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज्यादा है, तो आपकी कंपनी को CSR कमेटी बनानी पड़ेगी। सर ये CSR कमेटी में कौन कौन होगा? 3 डायरेक्टर्स, 3 डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है तो एनी 2 डायरेक्टर। इफ नो रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो कोई भी 2 डायरेक्टर। प्राइवेट कंपनी में तो मिनिमम डायरेक्टर कितने होते हैं? 2, तो प्राइवेट कंपनी के अंदर 2 डायरेक्टर से भी काम चल जाएगा बेटा, ठीक है। और अगर फॉरेन कंपनी है तो फॉरेन कंपनी के डायरेक्टर तो इंडिया के बाहर ही होंगे बेटा, तो वहां पर जो सेक्शन 380 सबसेक्शन 1 क्लोज डी में जो ऑथोराइज पर्सन है जो इंडिया में आपका काम देखता है वो, एंड एनी 1 पर्सन नॉमिनेटेड बाय फॉरेन कंपनी फॉर CSR, तो ये CSR कमेटी में होते हैं। हालांकि CSR कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है इफ CSR एक्सपेंस जो करने हैं इस साल को 50 लाख से ज्यादा नहीं है तो CSR कमेटी की जरूरत नहीं है। जो काम CSR कमेटी को करना है वो कौन कर लेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद कर लेंगे, ठीक है। ये MCQ के लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कि जो नेट प्रॉफिट है इस पूरे सेक्शन में, जहां जहां नेट प्रॉफिट की बात आएगी, नेट प्रॉफिट में ओवरसीज ब्रांच का प्रॉफिट या ओवरसीज सब्सिडरी कंपनी का प्रॉफिट, ओवरसीज सब्सिडरी कंपनी का प्रॉफिट इंक्लूड नहीं करना है, इसको इंक्लूड नहीं करना है। कोई भी कंपनी जिसके ऊपर ऑलरेडी सेक्शन 135 लग रहा है उसका डिविडेंड भी इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि उसके डिविडेंड के ऊपर CSR का चार्ज लग के आया है, तो आपके कंपनी के प्रॉफिट में ऐड कर देंगे तो कास्केडिंग इफेक्ट हो जाएगा। 2% ऑलरेडी बंदा दे के आया है CSR एक्सपेंस के लिए, 2% और देना पड़ जाएगा। इसके बारे में और डिटेल में समझना है तो आपको मेरे डिटेल लेक्चर देखने चाहिए बेटा, या आप मुझे फोन पे भी पूछ सकते हो, ठीक है। CSR कमेटी का काम क्या होता है? कि ये जो CSR कमेटी आपने बना तो दी है, इसका काम क्या है? हाँ, CSR कमेटी का काम क्या है? फंक्शन, इसका काम है CSR पॉलिसी बनाना, फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ CSR पॉलिसी। CSR पॉलिसी जो है, ध्यान रखना, शेड्यूल 7 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, एज पर शेड्यूल 7। शेड्यूल 7 में लिस्ट दे रखी है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज को CSR एक्टिविटीज कहा जाएगा, जैसे गरीब बच्चों को खाना खिलाना, गरीब बच्चों के एजुकेशन पे पैसा खर्च करना, कोविड के बारे में भी आया हुआ था, हर घर तिरंगा के बारे में भी आ गया, एटसेट्रा, ठीक है। रेकमेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अबाउट अमाउंट टू बी एक्सपेंडेड, कितना पैसा खर्च करना है ओवर CSR कमेटी। उसके बाद मॉनिटर करना, मॉनिटरिंग CSR पॉलिसी टाइम टू टाइम, कि जहां आपको लगे रिवीजन करनी चाहिए तो रिवीजन कर लो, पॉलिसी चेंज करनी है तो पॉलिसी चेंज कर लो। कितना पैसा खर्च करना है ध्यान रखना, अमाउंट टू बी एक्सपेंडेड एटलीस्ट 2%,
ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, ध्यान रखना अगर किसी फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट नहीं है तो वो ऐड नहीं होगा। ठीक है सर, तीनों फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट नहीं है तो ऐसी कंपनी को सीएसआर कमेटी बनाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं रहेगी। ठीक है, वो सीएसआर कमेटी को डिसॉल्व कर सके, जो लास्ट 3 ईयर से प्रॉफिट ही खर्च क्या करे, तो जब खर्च ही नहीं करना तो सीएसआर कमेटी पॉलिसी किस चीज के लिए बनाएगी, अमाउंट किस चीज के लिए रिकमेंड करेगी। दूसरी बात, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। बेटा ये जो सीएसआर कमेटी आपने बनाई है इसमें जो डायरेक्टर होंगे उनको रेम्युनरेशन भी देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा। ये मीटिंग करेंगे तो मीटिंग के एक्सपेंस भी लगेंगे। हाँ, ये सब क्या होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। ये कैन नॉट बी मोर देन 5% ऑफ अमाउंट टू बी एक्सपेंडेड, अमाउंट टू बी एक्सपेंडेड ऑन सीएसआर एक्टिविटीज। पता लगा जितना पैसा खर्च करना है उससे ज्यादा पैसा तो ये सीएसआर कमेटी वाले मीटिंग के लिए गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम कितना पैसा ले सकते हैं, 5%। ठीक है, ओके। अब बात उठती है कि अगर पैसा ज्यादा खर्च कर दिया तो क्या होगा और पैसा कम खर्च कर दिया तो क्या होगा। अमाउंट एक्सपेंडेड इन एक्सेस ऑफ द रिक्वायरमेंट, इन एक्सेस ऑफ द रिक्वायरमेंट, जितनी रिक्वायरमेंट थी उससे ज्यादा खर्च कर दिया तो क्या बात होगी, सेट ऑफ कर लेना इन 3 फाइनेंशियल ईयर, सेट ऑफ इन नेक्स्ट 3 फाइनेंशियल ईयर, प्रोवाइडेड बोर्ड रिजोल्यूशन पास आपने करवाया हो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद कह रहे हैं कि हम इसको आगे सेट ऑफ करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि हो गया खर्च यार, क्या बात होगी, जहां गरीब बच्चों को खाना खिलाना था थोड़ा फालतू खिला दिया तो क्या बात होगी। तो आपकी मर्जी, आप सेट ऑफ करना चाहो या उसको वेव करना चाहो। अगर आपने अमाउंट कम खर्च की, नॉट एक्सपेंडेड और लेस एक्सपेंडेड देन रिक्वायर्ड, जितनी रिक्वायरमेंट थी उससे कम खर्च की है या खर्च ही नहीं की, तो पहले तो बताओ क्यों नहीं खर्च की, पहले तो बताओ इसका रीजन क्या है। सर रीजन है ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, हमें इसे एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के लिए खर्च करना है। एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो इस साल में पूरा नहीं होगा, 3 साल में होगा। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, ध्यान रखना ऑनगोइंग प्रोजेक्ट 3 साल से ज्यादा नहीं हो सकते, कैन नॉट बी मोर देन 3 ईयर्स। कोई भी प्रोजेक्ट, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट 3 ईयर से ज्यादा का नहीं हो सकता। तो फिर क्या बात होगी सर, जैसे आपको बिल्डिंग बनानी है, गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल बनाना है, तो स्कूल एक दिन में थोड़ी बन जाएगा, उसको तो टाइम लगेगा ना। तो जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्टर का बिल आएगा सर, पेमेंट करते जाएंगे। तो फिर एक काम करो ना बेटा, मेक आपको एक स्पेशल अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, अनस्पेंट सीएसआर रिजर्व, अनस्पेंट सीएसआर रिजर्व या अकाउंट, और ये पैसा यहां ट्रांसफर कर दो, ये पैसा यहां ट्रांसफर कर देना। कितने दिन में, ट्रांसफर अमाउंट विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। हाँ क्या दिक्कत है, कर दो पैसा ट्रांसफर, यहां पर रिजर्व बनाओ और इसमें पैसा ट्रांसफर कर दो। सर रीजन जो है वो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट नहीं है, अदर रीजन है, अदर रीजन है, खर्च नहीं कर पाए। ठीक है, कम खर्च कर पाए, भाई गरीब हमें मिला ही नहीं, हमारे आसपास के एरिया में हमें कोई गरीब मिला ही नहीं। अरे यार ऐसा थोड़ी होता गरीब नहीं मिला, तो आप एक काम करो, कोई बात नहीं, आपको गरीब नहीं मिला तो आप ये पैसा शेड्यूल 7 का एक रिजर्व बना हुआ है, शेड्यूल 7 का एक रिजर्व है, आपका एक रिजर्व बना हुआ है, इस रिजर्व में पैसा ट्रांसफर कर दीजिए। ठीक है, शेड्यूल 7 का एक रिजर्व है, उसमें पैसा ट्रांसफर करना पड़ेगा आपको, गवर्नमेंट का रिजर्व है ये, इसमें ट्रांसफर कर दो। ट्रांसफर अमाउंट विद इन 6 मंथ, विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, नहीं तो बेटा पेनल्टी लग जाएगी। अब बात उठती है कि सर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में खर्च नहीं हुए, इफ कंपनी फेल्स टू यूटिलाइज amount on ongoing project, on ongoing project within 3 financial year, within 3 financial year,
तो जिस दिन 3 फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहे हैं उसके 30 डेज में ये पैसा गवर्नमेंट के CSR अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। शेड्यूल 7 में जो गवर्नमेंट का CSR रिजर्व है, CSR अकाउंट है, यहां पर ट्रांसफर कर दो, नहीं तो बेटा पेनल्टी लग जाएगी। सिंपल सी बात है। खर्च कर नहीं कर पाए कोई बात नहीं, गवर्नमेंट को दे दो, गवर्नमेंट खर्च कर देगी। पॉइंट क्लियर हुआ। उसके बाद आता है कि सर ये CSR एक्टिविटी करेगा कौन? कंपनी खुद करेगी। CSR एक्टिविटीज कैन बी डन बाय कंपनी इटसेल्फ, ठीक है, और थ्रू अंडर सेक्शन 8 कंपनी, ट्रस्ट, सोसाइटी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, फॉर्म्ड बाय कंपनी ने बना रखी है, ऑलरेडी बनी हुई है, ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड, हमारी नहीं है, ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, और जिनका मिनिमम 3 ईयर का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। मिनिमम 3 ईयर्स का क्या होना चाहिए? ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। ट्रैक रिकॉर्ड, ऐसा नहीं है कि नई बनी हुई है उसको दे दिया। ओके, गवर्नमेंट अप्रूव्ड ट्रस्ट हो सकती है, सोसाइटी हो सकती है, एटसेट्रा, इनके थ्रू भी खर्चा कर सकते हो आप। ये इन सब के पास ध्यान रखना CSR रजिस्ट्रेशन नंबर होना जरूरी है। इनको अप्लाई करना पड़ता है गवर्नमेंट को CSR 1 फॉर्म भर के कि हमें CSR के लिए ऑथोराइज किया जाए, तो वहां से आपको CSR रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। अगर किसी अंडर सेक्शन 8 कंपनी के पास, ट्रस्ट के पास, सोसाइटी के पास CSR रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो कंपनी उसके थ्रू कभी भी CSR एक्सपेंस नहीं कर सकती। ध्यान रखना, माना नहीं जाएगा वो खर्चा। ओके, उसके बाद अगला टॉपिक आता है इंपैक्ट असेसमेंट का। इंपैक्ट असेसमेंट कि भैया पता लगा मैं खर्चा किया जा रहा हूं, बस उसका फायदा तो मिल ही नहीं रहा सोसाइटी को। इंपैक्ट असेसमेंट ये क्या होता है? अगर टोटल एक्सपेंसेस, एवरेज CSR एक्सपेंस जो आप खर्च कर रहे हो वो 10 करोड़ और मोर है, 10 करोड़ और मोर है इन 3 फाइनेंशियल ईयर, लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर में एवरेज जो है 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज्यादा आ रही है। अच्छा, मतलब बड़ी कंपनी है, वो खर्चा कर रही है, बड़ी कंपनी है, तो आपका हर वो प्रोजेक्ट जिसको कंप्लीट हुए 1 साल हो चुका है, कंप्लीटेड 1 ईयर, जो कंप्लीट हो चुका है 1 साल से, एंड जिसमें जो प्रोजेक्ट के अंदर खर्चा लगा है, आउटले जो हुआ है वो मिनिमम 1 करोड़ का हुआ है, 1 करोड़ और मोर एक्सपेंस जिसमें हुआ है, ठीक है। तो हर इस प्रोजेक्ट का क्या करवाना पड़ेगा? इंपैक्ट असेसमेंट करवाना पड़ेगा। इंपैक्ट असेसमेंट एक तरीके से ऑडिट हो गई बेटा। ये जो प्रोजेक्ट आपने चला रखा है, इस प्रोजेक्ट का कोई फायदा मिल भी रहा है, नहीं मिल रहा है? मिल रहा है तो कंटिन्यू करो, नहीं तो इसको बंद करो। इसका इंपैक्ट असेसमेंट करवाना पड़ेगा बाय इंडिपेंडेंट एजेंसी, इंडिपेंडेंट एजेंसीज। सर ये इंडिपेंडेंट एजेंसी रेम्युनरेशन नहीं लेगी? बिल्कुल लेगी। तो इनको जो रेम्युनरेशन पे किया जाएगा वो खर्चे में काउंट होगा। रेम्युनरेशन जो है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है? ध्यान रखना, मैक्सिमम हो सकता है ये 2% ऑफ CSR एक्सपेंस और ₹50 लाख, विच एवर इज हायर। इतना रेम्युनरेशन आप पे कर सकते हो और ये रेम्युनरेशन जो है CSR एक्सपेंस के लिए क्वालिफाई होगा। ये इसको CSR एक्सपेंस में क्वालिफाई कर देंगे क्योंकि CSR के ऊपर खर्चा ही माना जाएगा, ये अलग से नहीं जाएगा, कंपनी को अलग से अपनी जेब में नहीं देना, ठीक है। ध्यान रखना सेक्शन 135 अप्लीकेबल नहीं होता, अप्लाई नहीं होगा IFSC कंपनीज पर, चाहे वो पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, ठीक है। फॉर फर्स्ट 5 ईयर्स, फॉर 5 ईयर्स फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ये MCQ के लिए ठीक है बेटा, ये याद कर लेना, फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो इट इज ऑल अबाउट CSR, ठीक है। तो CSR के बारे में मैंने करवा दिया। आगे आते हैं सेक्शन 136।
जो कॉपी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलोंग विद बोर्ड्स रिपोर्ट, अलोंग विद ऑडिट रिपोर्ट, और अगर कंपनी की सब्सिडियरी एसोसिएट कंपनी है तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी। ठीक है, इसकी एक कॉपी किसको भेजी जाती है? सभी मेंबर्स को, डिबेंचर होल्डर ट्रस्टी को, डिबेंचर ट्रस्टी को, और कोई भी पर्सन जो ऑथोराइज है, एंटाइटल्ड पर्सन। जैसे कोई मेंबर अगर मर गया तो उसके लीगल ईयर को, अगर कोई बंदा इंसॉल्वेंट हो गया तो उसके ऑफिशियल असाइनी को। ओके, इसकी एक कॉपी कम से कम एटलीस्ट 21 डेज, क्लियर डेज नहीं है, ध्यान रखना, 21 डेज बिफोर द एजीएम, जिसमें प्रेजेंट होनी है ना, उससे कम से कम 21 दिन पहले आपको इनको भेजनी है। ठीक है, सेंट बाय पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, कुरियर एटसेट्रा, जो सेक्शन 20 में हमने पढ़ा था। ठीक है सर, बहुत खर्चा हो जाएगा। हाँ, खर्चा तो बहुत हो जाएगा बेटा, अगर इसकी कॉपी भेजनी पड़ गई तो खर्चा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो आप एक काम करो बेटा, अगर आप लिस्टेड कंपनी हो, क्योंकि नंबर ऑफ मेंबर्स कहाँ ज्यादा होते हैं? लिस्टेड कंपनी में होते हैं। अगर आप एक लिस्टेड कंपनी हो या आप एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हो जिसमें नंबर ऑफ, जिसकी नेटवर्थ 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज्यादा है, एंड टर्नओवर, और नहीं है, एंड है, एंड टर्नओवर 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज्यादा है, तो आप है ना इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी भेज सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेज सकते हो। ईमेल कर दो। सर ईमेल आईडी कहां से आएगी? डीमैट से। और सर अगर हमारे शेयर डीमैट नहीं हुए तो जो मेंबर्स हैं उनसे कंसेंट ले लो और उनसे ईमेल आईडी ले लो और उनके ऊपर भेज दो। अच्छा, ये ठीक है बॉस। क्या 21 डेज से शॉर्टर पीरियड भी हो सकता है? हाँ, 95% मेंबर्स की अगर कंसेंट हो, कंसेंटेड बाय 95% पेड अप कैपिटल होल्डर या वोटिंग पावर होल्डर, तो शॉर्टर पीरियड भी हो सकता है। शॉर्टर पीरियड, ये ध्यान रखना। जो हमने एजीएम में नोटिस वाले में पढ़ा था सेम है, बस वहां पर क्लियर डेज लिखा हुआ है, यहां पर क्लियर डेज वर्ड नहीं लिखा हुआ। बट ट्रेंड यही होता है बेटा, कस्टम यही है कि जब एजीएम का नोटिस आता है तो उस नोटिस के साथ हम ये बंच लगाकर भेजते हैं। ठीक है, तो क्लियर डेज बिफोर ही भेज देते हैं, बट यहां पर क्लियर डेज वर्ड नहीं है। नोटिस में क्लियर डेज है, यहां पर नहीं है, ये ध्यान रखना। ओके, उसके बाद क्या रहता है कि जो लिस्टेड कंपनीज है वो चाहे तो, जो लिस्टेड कंपनीज है, अगर कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो वो चाहे तो मेक कॉपी अवेलेबल, मेक इंस्पेक्शन फैसिलिटी, कि इंस्पेक्शन कर लो भैया, मेक इंस्पेक्शन फैसिलिटी, मेक की जगह प्रोवाइड लिखो, प्रोवाइड इंस्पेक्शन फैसिलिटी टू मेंबर्स एटसेट्रा क्यों लिखा? क्योंकि डिबेंचर होल्डर भी हो सकता है, पर्सन एंटाइटल्ड भी हो सकता है ना। एट रजिस्टर्ड ऑफिस, की रजिस्टर्ड ऑफिस में मैंने कॉपी रख दी है भैया, और मैं सबको आपको AOC 3 भेज रहा हूं, एंड सेंड AOC 3। ये क्या है? समरी है बेटा। जैसे हमने प्रोस्पेक्टस में पढ़ा था, एवरेज प्रोस्पेक्टस की, फुल प्रोस्पेक्टस सबको भेजेंगे तो खर्चा बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, फुल प्रोस्पेक्टस कहां रख दिया? ROC के पास। ठीक है, वो ROC की साइट पर हो गया, और हम सबको एवरेज फॉर्म में प्रोस्पेक्टस भेजेंगे। हाँ, अगर कोई फुल प्रोस्पेक्टस डिमांड करेगा तो हम डिमांड पे प्रोवाइड कर देंगे। ये वही है सर, सेंड AOC यानी कि समरी। हम ये समरी भेज देंगे किसको? टू ऑल मेंबर्स, सभी मेंबर्स को पोस्ट कर देंगे। और किसी को अगर फिजिकली कॉपी देखनी है तो रजिस्टर्ड ऑफिस में आके दे सकता है, या कोई डिमांड कर सकता है, अनलेस फुल कॉपी इज डिमांडेड। अगर कोई फुल कॉपी डिमांड करेगा तो उसके खर्चे पर उसको भेज देंगे, नहीं तो कह देंगे रजिस्टर्ड ऑफिस में आके चेक कर लो, हमने आपको समरी भेज दी है। फॉरेन सब्सिडरी अगर है तो
अब इसमें ना आपके स्टडी मैट पे क्वेश्चन दे रखा, नहीं तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं, बट वो क्वेश्चन जरूर कर लेना। अगर फॉरेन कंपनी है तो, और फॉरेन सब्सिडरी, तो फिर क्या हो गया, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बनानी पड़ेगी। अरे सर बनाए कैसे, ये तो बताओ, इसकी फॉरेन सब्सिडरी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड कैसे करूंगा मैं? हाँ, प्लेस ऑन वेबसाइट, प्लेस ऑन वेबसाइट। तो इसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये वेबसाइट पर प्लेस कर दो कंपनी की। अगर ये अनऑडिटेड है, अनऑडिटेड है तो क्या करूं, क्योंकि इंडिया में तो ऑडिट कंपलसरी है, अब फॉरेन में हो सकता है ऑडिट कंपलसरी ना हो। अनऑडिटेड है तो मेंशन द फैक्ट, तो ये बात मेंशन कर देना कि जो सब्सिडरी कंपनी है उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि जिस कंट्री की ये कंपनी है वहां पर ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। मेंशन द फैक्ट, ये बात मेंशन कर देना कि ये अनऑडिटेड है। और अगर ये इंग्लिश में नहीं है, नॉट इन इंग्लिश, तो भाई ट्रांसलेटेड, सर्टिफाइड ट्रांसलेटेड कॉपी लगानी पड़ेगी, ट्रांसलेटेड कॉपी इन इंग्लिश, ये अपलोड करनी पड़ेगी। बट अपलोड तो करनी पड़ेगी बेटा, ये ध्यान रखना। उसके बाद हम आते हैं सेक्शन 137 पे, इंपॉर्टेंट है। इससे एमसीक्यू, केस सिनेरियो बेस वाला जो एमसीक्यू आएगा ना वो आ सकता है। पूरे चांस है, 2-3 क्वेश्चन मिला के आएंगे इसमें से। इन सब की कॉपी, जो हमने ऊपर डॉक्यूमेंट की बात करी है, इन सब की कॉपी किसको भेजनी है? आरओसी को भी भेजनी है। कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑब्वियस सी बात है ऑडिट रिपोर्ट वगैरह के साथ में इसकी एक कॉपी किसको जाएगी? आरओसी को जाएगी। कितने दिन में जाएगी? विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज। कहां से? फ्रॉम द अडॉप्शन, फ्रॉम द अडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन एजीएम। सर अभी तो एजीएम हुई नहीं है, अब क्या करें? फिर विद इन 30 डेज फ्रॉम एजीएम, अनअडॉप्टेड, अनअडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। और आरओसी इसको एक्सेप्ट करेगा, आरओसी टू एक्सेप्ट। सर आरओसी एक्सेप्ट कर लेगा इसको, क्योंकि तो ऑडिटेड, अनअडॉप्टेड है, सॉरी अनऑडिटेड नहीं, अनअडॉप्टेड है, अभी ओआर पास के अडॉप्ट हुआ ही नहीं है। एक्सेप्ट इट एज प्रोविजनल, एज प्रोविजनल, इसको प्रोविजनली फाइल कर देंगे। फाइन नहीं लगेगा ना कंपनी के ऊपर कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही फाइल नहीं की, नहीं तो फाइन लगना शुरू हो जाएगा। जब अडॉप्ट हो जाए, व्हेन अडॉप्टेड इन अर्जेंट एजीएम, अर्जेंट एजीएम, उसके 30 डेज के अंदर अंदर फाइल अडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद इन 30 डेज, और आरओसी उसको अपलोड कर देगा। सर एक्चुअली एजीएम ही नहीं करी, इफ नो एजीएम इज हेल्ड, तो भैया सबसे पहले तो लास्ट डेट कंप्यूट करो, लास्ट डेट ऑन विच एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड। सर ये कैसे पता लगेगा? सेक्शन 96 से, सेक्शन 96 किया था ना पिछली एजीएम के 15 महीने के अंदर अंदर, एंड ऑफ फाइनेंशियल के 6 मंथ के अंदर अंदर, और कैलेंडर ईयर के अंदर एक, विच एवर इज अर्लियर, वो डेट निकाल लो, ठीक है। लास्ट डेट उसके 30 डेज में, विद इन 30 डेज आरओसी को फाइल करो। अनअडॉप्टेड, ऑब्वियस सी बात है अनअडॉप्टेड, क्यों? क्योंकि एजीएम ही नहीं हुई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करो। आरओसी इसको एक्सेप्ट करेगा एज प्रोविजनल, और जब भी एजीएम करके अडॉप्ट करोगे उसके 30 डेज के अंदर फाइनल कॉपी आपको भेजनी पड़ेगी आरओसी को। तो बेटा भेजनी तो पड़ेगी कॉपी, अडॉप्ट हुई है नहीं हुई है, एजीएम हुई है नहीं हुई है, 30 डेज के अंदर आरओसी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए, ठीक है ना। आरओसी एक्सेप्ट इट एज प्रोविजनल, और जब भी एजीएम करोगे उसके 30 डेज में, वेन एवर एजीएम में जैसे ही अडॉप्ट हो जाएगी उसके फाइनेंशियल, उसकी एक कॉपी किसको भेज देना? आरओसी को, विद इन 30 डेज फ्रॉम एजीएम। तो इस पे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन कैसे आएगा केस सिनेरियो वाला? पहले तो एजीएम की डेट पूछ लेंगे एमसीक्यू में कि बताओ इसकी एजीएम की डेट क्या है,
फिर पूछ लेंगे कि एजीएम अगर की है इस तारीख को तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब फाइल करनी है आरओसी के पास में, और अगर एजीएम नहीं करेंगे तो किस तारीख को फाइल करनी है। तो 2-3 क्वेश्चन बन जाएंगे इसमें, चैप्टर नंबर 7 को और चैप्टर नंबर 9 के इस प्रोविजन को मिला के। ठीक है, ओके। उसके बाद में इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है एक्सबीआरएल का, एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। हर कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सबीआरएल फॉर्मेट में फाइल करने की जरूरत नहीं होती, याद करना पड़ेगा आपको। ये जो लिस्टेड कंपनीज होती है उनको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमेशा ही एक्सबीआरएल फॉर्म में फाइल करनी पड़ती है, लिस्टेड कंपनी को भी एंड इट्स सब्सिडरी को भी, इसकी जितनी भी सब्सिडरी कंपनी है उनको भी। ओके, ये पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया, अगर अनलिस्टेड कंपनी है, अगर अनलिस्टेड कंपनी है और उसकी पेड अप कैपिटल, इसकी पेड अप कैपिटल 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज्यादा है, 5 करोड़ और मोर, या फिर जिसका टर्नओवर 100 करोड़ या 100 करोड़ से ज्यादा है, या फिर जिसके ऊपर इंड एस की एप्लीकेबिलिटी होती है। ठीक है, तीनों कंडीशन में एक कंडीशन भी अगर फुलफिल हो गई तो आपकी कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सबीआरएल फॉर्मेट में फाइल करनी पड़ेगी। और ध्यान रखना, वंस एक्सबीआरएल फाइल्ड, वंस एक्सबीआरएल ऑलवेज एक्सबीआरएल। क्या मतलब हुआ? सपोज करो मेरी कंपनी अनलिस्टेड है सर, और मेरा जो टर्नओवर है वो इस साल 110 करोड़ का है, 110 करोड़ का है, तो एक्सबीआरएल में फाइल करो। अगले साल वो 90 करोड़ हो गया टर्नओवर घट के, तो अगले साल एक्सबीआरएल में फाइल नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि एक बार भी अगर आपने एक्सबीआरएल में फाइलिंग कर दी तो हमेशा ही आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सबीआरएल के फॉर्मेट में जाएगी। फॉर्म का डिफरेंस है बेटा, बस ये ध्यान रखना। ओके, ध्यान रखना, एनबीएफसी कंपनी जो होती है उनके ऊपर एक्सबीआरएल अप्लाई नहीं होता। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, इनके ऊपर एक्सबीआरएल अप्लाई नहीं होता। ठीक है, और इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर एक्सबीआरएल अप्लाई नहीं होता। इन 3 कंपनियों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट कभी भी एक्सबीआरएल फॉर्म में फाइल नहीं करनी पड़ती। फॉरेन कंपनी अगर ऑडिटेड नहीं है, फॉरेन सब्सिडरी कंपनी अगर ऑडिटेड नहीं है, कि सर फॉरेन सब्सिडरी कंपनी है बट ऑडिटेड नहीं है, नॉट ऑडिटेड, तो भाई मेंशन द फैक्ट, मेंशन द फैक्ट। ये तो पीछे भी आया था ना, हाँ वही है। ये इंग्लिश में नहीं है, नॉट इन इंग्लिश, तो फिर क्या हुआ? ट्रांसलेटेड कॉपी लगाओ, सर्टिफाइड ट्रांसलेटेड कॉपी, सर्टिफाइड ट्रांसलेटेड कॉपी ये फाइल करनी पड़ती है। और सर कोशिश ये करनी है कि फॉरेन सब्सिडरी भी शेड्यूल 3 को फॉलो करे, बट सर एक्चुअली फॉरेन कंपनी का शेड्यूल 3 जो है, सॉरी फॉरेन कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट जो है वो शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग मर्ज नहीं हो सकता। तो ये बात भी मेंशन करनी पड़ेगी, मेंशन या डिस्क्लोज कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग मर्ज नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि हो नहीं सकता, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फॉरेन कंपनी का फॉर्मेट जो है वो बहुत अलग है। ये चीज मेंशन कर दो, क्या दिक्कत है बेटा। उसके बाद लास्ट सेक्शन इस चैप्टर का, सेक्शन 138 इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए, इंटरनल ऑडिट का। हर कंपनी को इंटरनल ऑडिट नहीं करवानी पड़ती। ठीक है, तो कौन सी कंपनी को करवानी पड़ेगी? लिस्टेड कंपनी को तो करवानी है बेटा। अनलिस्टेड कंपनी में 2 क्राइटेरिया बनते हैं, अनलिस्टेड कंपनी में 2 क्राइटेरिया बनते हैं, प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी है। पब्लिक कंपनी है तो 4 चीजें, और प्राइवेट कंपनी है तो 2 चीजें। अगर मेरी कंपनी अनलिस्टेड है और पब्लिक है, तो अगर आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट 25 करोड़ या 25 करोड़ से ज्यादा है ड्यूरिंग एनी टाइम ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ओके, या पेड अप कैपिटल 50 करोड़ या 50 करोड़ से ज्यादा है, 50 करोड़ और मोर, एक भी क्राइटेरिया पूरा हो जाए, और है बीच में 50 करोड़ और मोर, और या फिर इसकी जो आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स है फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 100 करोड़ और मोर है, और एक भी कंडीशन पूरी हो जाए तो, या फिर टर्नओवर 200 करोड़ या 200 करोड़ से ज्यादा है। प्राइवेट कंपनी में लास्ट के 2 क्राइटेरिया बस, ये या ये, पहले 2 क्राइटेरिया प्राइवेट कंपनी में नहीं है।
अब मैंने आपके सामने एक वर्ड यूज किया, एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ये डिपॉजिट में और बोरोइंग्स में आएगा ये वर्ड, एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। यानी कि इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्या बनेगा, जो आपको ट्रैप करता है कि कंपनी का फाइनेंशियल ईयर जुलाई में कंपनी के डिपॉजिट जो थे वो सपोज करो 30 करोड़ के थे, और फाइनेंशियल एंड होते होते कंपनी ने 10 करोड़ के डिपॉजिट पे कर दिए। कितने थे? 30 करोड़ के, 10 करोड़ के पे कर दिए तो कितने रखे? 31 मार्च को 20 करोड़। तो पूछा जाता है कि क्या इस कंपनी को इंटरनल ऑडिट करवानी पड़ेगी, तो जवाब आएगा हाँ। 31 मार्च को नहीं देखना कि डिपॉजिट कितना था, पूरे फाइनेंशियल ईयर में किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर डिपॉजिट एक बार भी 25 करोड़ या 25 करोड़ से ज्यादा हो गया, या आउटस्टैंडिंग बोरोइंग 100 करोड़ या 100 करोड़ से ज्यादा हो गई, तो भैया आपको इंटरनल ऑडिट करवानी पड़ेगी। पेड अप कैपिटल इतना फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होती, पेड अप कैपिटल को रिड्यूस करना इतना आसान नहीं होता, इसलिए पेड अप कैपिटल पे पॉइंट नहीं है। टर्नओवर भी ऐसे कम नहीं होता, ठीक है, तो इसलिए टर्नओवर और पेड अप कैपिटल देखनी है 31 मार्च को कितना है, और आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट और आउटस्टैंडिंग बोरिंग देखना है एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। ये ध्यान रखने वाला पॉइंट है बेटा, इस पे एग्जामिनर आपको ट्रैप कर सकता है। उसके बाद बात उठती है कि सर ये इंटरनल ऑडिट करेगा कौन? बाय सीए, सीएस और सीएमए, या कोई भी प्रोफेशनल बंदा होना चाहिए जिसका ऑडिट का प्रोफेशन हो, ठीक है। और ये इंप्लॉय भी हो सकता है कंपनी का, ये कंपनी का इंप्लॉय भी हो सकता है, मतलब सीओपी है या नहीं है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी कंपनी का इंप्लॉय है तो सीओपी नहीं हो सकती, बट प्रोफेशनल बंदा है, आप उसको इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट बना के ऑडिट भी करवा सकते हो। तो ये पॉइंट अपना कंप्लीट, ये चैप्टर अपना कंप्लीट।